भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को लाने से पहले लगभग 50 सालों से अपने लोगों को काम पर लगाया था और उनके द्वारा शोध की हुई बातों को, उनके द्वारा लगाई हुई बातों के बाद उन्होंने इसका गठन किया। जिस प्रकार से वे अपने संगठन को चलाते हैं, उसी प्रकार से देश के विभिन्न मुद्दों पर काम करने के लिए उनकी एक अपनी मंडली है, एक अपनी सेना है। वक्फ मतलब होता अल्लाह के नाम की गई बातें। वाकिफ मतलब होता जो दानदाता और डोनर होता है। अब मुतवल्ली का मतलब होता है कि मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी। हम लोग जब विधि के छात्र थे तो मुतवल्ली सब आता था, तो हम लोग आपस में जो मॉनिटर होता था क्लास का, या जिसको अध्यापक प्राध्यापक लोग ज़्यादा मानते थे, तो जब ये मुतवल्ली शब्द का आया तो उसके लिए कहते क्या भाई मुतवल्ली क्या हाल चाल है। तो उर्दू जुबान के जो शब्द हैं उसको अध्ययन करने की आवश्यकता थी विपक्षी पार्टी के नेताओं को। देखिए नेता लोग सभी लोग बोले और बहुत अच्छे से बोले, लेकिन सबसे कम समय में जो ओवैसी साहब ने अपनी बातें रखी जो है, तो माननीय विधि जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि भाई विद्वान वक्ता की बात सुनी। तो अब इसमें क्या है कि देश में बहुत से लोगों मिली जुली संस्कृति है, उसमें लोग काम करते हैं, उनकी पूजा करने का स्थल है, इबादत करने का स्थल है, वहाँ पे धर्म कर्म करने का अवसर था, स्थल था। अब जिसको इस सरकार कह रही है कि अगर कहीं इसको उस पर्पज से, जिस पर्पज से वो दान की गई थी, वह पर्पज अगर नहीं होता है तो उसको हम सरकारी जमीन घोषित। गौरव जी, वक्फ बिल पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि ये बिल लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन मुस्लिम समाज की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। आप खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए ये पहले तो हम 12 घंटा उसको देखते रहे बिल को, और रात के 12 बजे के बाद जब उसके संबंधित मंत्री जी ने कहा कि 12 बज गए हैं तो लोग उनकी मजा भी लिए, लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया अपनाई माननीय अध्यक्ष जी ने, लोकसभा के अध्यक्ष जी ने, तो एक बिल तो किए, दूसरी बिल के लिए उन्हें अपना जो लाबी थी उसे खाली करना पड़ा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के लोगों में कितनी जिज्ञासा थी। उस माननीय सदस्यों के अलावा अन्य लोग भी थे जो चाहते थे कि ये बिल न पास हो। बहरहाल उनकी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें वो संख्या बल में ज़्यादा है, तो ये बातें हम समझ रहे हैं। लेकिन जो बातों को जिस गंभीरता से उसे बोलना जाना चाहिए था, जिस अध्ययन पे करना चाहिए था, आप तो बहुत सधे हुए पत्रकार हैं, हमसे एक लाइन में पूछ दिए कि आप इसको कैसे देखते हैं। हम ऐसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को लाने से पहले लगभग 50 सालों से अपने लोगों को काम पर लगाया था और उनके द्वारा शोध की हुई बातों को, उनके द्वारा लगाई हुई बातों के बाद उन्होंने इसका गठन किया। जिस प्रकार से वे अपने संगठन को चलाते हैं, उसी प्रकार से देश के विभिन्न मुद्दों पर काम करने के लिए उनकी एक अपनी मंडली है, एक अपनी सेना है, एक अपना शोध करने की टीम है, जिसके माध्यम से वो समाज में कैसे क्या क्या होते हैं उसका उनका पुख्ता जानकारी होती है। उसके बाद वो करते हैं और उसको करने में सफल हो जाते हैं, जिसमें उनकी मीडिया साथ देती है, उनके लोग साथ देते हैं, पत्र पत्रिकाएं और पेपर साथ देते हैं। तो मैं इसको जो आपका प्रश्न है उसका सीधा सीधा उत्तर दे सकता हूं कि यह बिल जो है, अब जो देखिए 2-3 बातें आपसे कहना जरूरी है। वक्फ मतलब होता अल्लाह के नाम की गई बातें। वाकिफ मतलब होता जो दानदाता और डोनर होता है। अब मुतवल्ली का मतलब होता है कि मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी। हम लोग जब विधि के छात्र थे तो मुतवल्ली सब आता था, तो हम लोग आपस में जो मॉनिटर होता था क्लास का, या जिसको अध्यापक प्राध्यापक लोग ज़्यादा मानते थे, तो जब ये मुतवल्ली शब्द का आया तो उसके लिए कहते क्या भाई मुतवल्ली क्या हाल चाल है। तो उर्दू जुबान के जो शब्द हैं उसको अध्ययन करने की आवश्यकता थी विपक्षी पार्टी के नेताओं को। देखिए नेता लोग सभी लोग बोले और बहुत अच्छे से बोले, लेकिन सबसे कम समय में जो ओवैसी साहब ने अपनी बातें रखी जो है, तो माननीय विधि जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि भाई विद्वान
वक्ता की बात सुनी। तो अब इसमें क्या है कि देश में बहुत से लोगों मिली जुली संस्कृति है, उसमें लोग काम करते हैं, उनकी पूजा करने का स्थल है, इबादत करने का स्थल है, वहाँ पे धर्म कर्म करने का अवसर था, स्थल था। अब जिसको इस सरकार कह रही है कि अगर कहीं इसको उस पर्पज से, जिस पर्पज से वो दान की गई थी, वह पर्पज अगर नहीं होता है तो उसको हम सरकारी जमीन घोषित करेंगे। लोकसभा में वक्फ बिल पर विपक्ष में एकता देखने को मिली। विपक्ष में पुरजोर विरोध के साथ साथ वोटिंग भी की। क्या विपक्ष एकता को भविष्य में कैसे देखते हैं आप? देखिए, विपक्ष की एकता को हम इस तरह से देखते हैं कि विपक्ष को लोग पार्लियामेंट में काम करने के साथ यही एकता अगर बूथ पे जिस दिन दिखा देंगे, और सच्चर कमेटी की जब बात होती थी तो वकील थे, जज थे, उसके बाद वकील थे सुप्रीम कोर्ट में। जब ये दौर नहीं था तब भी एक दौर चला था, तो हम लोग, मैं और हमारे एक सीनियर साथी हैं विजन कसाना जी, उनसे जो कॉरिडोर में मिले और कहे सर देखिए ऐसे लोग हद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं, अपना आप काम कीजिए। जिस कमेटी में, जिस सच्चर कमेटी का सबसे ज़्यादा इस बिल पे चर्चा के दौरान बात हुई, उसके जो चेयरमैन थे उनका कहना था, तो उससे हमको बड़ा साहस मिलता है कि यदि हमारे लोग का मतलब क्या है, विपक्षी लोग, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पूरा एकदम दर्शन, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, गणित सब बोलेंगे, लेकिन संसद में बोलेंगे और संसद के बाहर निकलते ही वो किसी बूथ लेवल पे, विचार लेवल पर, प्रशिक्षण लेवल पे, कैडर लेवल पे किसी प्रकार का काम नहीं करता है। इसलिए यह दिन देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो तो भारत और इंडिया और एआई, अमेरिका और इंडिया, हीरा की मोती, सोना, हीरा चांदी मोती की अंगूठी भेजने के बाद वो जो सूची बनाए हैं 100 देशों के लोगों की, वहाँ के महामहिम राष्ट्रपति ट्रंप साहब अब कह रहे हैं कि उनके यहाँ से कोई भी सामान जाएगा उस पे होगा, तो उनके सामान पे तो उन्होंने अपना लगा दिया चार्ज। अब देश की आर्थिक जो व्यवस्था थी, लोकल फॉर वोकल की बात होती थी, सारे सामान आपके कृषि से लेकर स्पेस तक जाने तक, सुनीता विलियम की बातें होती हैं, उस पर किसका एकाधिकार है, हथियारों पे किसका अधिकार है? इसका मतलब है पहले तो आपसे मित्रता बनाए और फिर सीधे सीधे जो है आगे पीछे कर कर अपना हथियार तेज करके जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करने वाले हैं। चूँकि ये विदेश का मामला, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि जो दोस्ताना संबंध था भारत अमेरिका का, वो ठीक दिशा में नहीं जा रहा। ट्रंप का भारत को लेकर लगातार दिए गए बयानों और अब टैरिफ लगाने की विदेश नीति के हिसाब से कैसे देख रहे हैं? क्या भारत की विदेश उतनी जर्जर दिख रही है? देखिए, हम तो देश ये सोने चांदी का देश रहा है, सोने की चिड़िया कहा जाता था। अपने लोग जब दूसरे पर निर्भर न रहने लेंगे तो ये दिन आने वाला था। अखिलेश यादव लगातार आक्रामक अंदाज में सरकार पर हमलावर है। वो हर मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश के बदले अंदाज और रणनीति को देखते हुए 2027 के यूपी चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग के नेता हैं और हम उनके समर्थक हैं, लेकिन अंधभक्त समर्थक नहीं हैं। बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि वे पीडीए के नायक हैं। पीडीए शब्द को जो पुराने समय के लोग कैडर वाले थे, जब नेताजी का दौर था, तो उसे पिछड़ा और अगड़ा कहा जाता था। गणित में कह दिया जाए तो उसे 15 और 85 कहा जाता था। चूँकि विदेशियों से पढ़े लिखे हैं, तकनीकी ज़्यादा उपयोग करते, तो उसका नाम दे दिए पीडीए। लेकिन जो मुसलमान उनसे आज संसद में सुनना चाहता था, जिस तेवर के लिए वो जाने जाते हैं, वह तेवर नहीं बोल पाए। बहस हो रही थी इस बिल पर, उन्होंने इस बिल को जो है पीडीए वर्सेस आरएलएस, राम लक्ष्मण सीता, उसके बाद से उन्होंने उसमें जो है हनुमान जी को दहाई पर ले गए।
मेरे आपसे कहने का मतलब है कि जो इस समय पॉइंट ऑफ इशू था वह ये था कि वक्फ बोर्ड का जो ये बिल है, जो बिल आ रही है उस पे हमारे अध्ययन करके डाटा दिया जाए। चंद्रशेखर रावण जी है, वो अपने को बहुत दलितों का नेता मानते हैं। सबीरपुर में जब घटना हुई थी तो आप जैसे पत्रकारों को मैंने इंटरव्यू सुना था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने नाम से मैंने लगाया था PIL। आज वो संसद में है तो वो अधिनियम के सिर्फ धाराएं पढ़ते रहे, धाराएं पढ़ते रहे। अध्यक्ष जी ने कहा वकील साहब सिर्फ धारा पढ़ोगे और बात बताओगे। हमें ये कहना है कि हम, आपने कहा कि 2027 में कैसे देखते हैं। 2027 में जो लोग काम करने वाले थे, सत्ता में लाने वाले थे, जिनके पास कम संसाधन था, साइकिल चलाते थे लोग, रैली करते थे, रात में ड्रामा करते थे, उसके बाद सत्ता में जो आने वाले लोग थे, जिस प्रकार का फार्मूला कांसी राम ने बनाया था, माननीय नेताजी ने बनाया था, कम संसाधन में रहते हुए, गाड़ी नहीं था, चलने के लिए साधन नहीं था, लग्जरी बसें नहीं थी, रुकने के लिए होटल नहीं थे, वो जिस कार्यकर्ता के घर गए वहीं पे खाए पिए सोए और सुबह से अपना कार्यक्रम शुरू कर दिए। तो जागृति जत्था जो चलता था करके जो है, उन्होंने नाम तो लिया कि अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा था। अरे भाई, आप दिल्ली में हो, अयोध्या क्यों जा रहे हैं आप उसमें राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी को क्यों मिला रहे हैं? मामला तो था जमीन का कि जो वक्फ की गई है, अल्लाह के नाम से जमीन है, उस पे आपको बोलना था। तो मैं निश्चित रूप से, अगर समीक्षा रूप से कहा जाए तो देश का मुसलमान आज निश्चित रूप से दलित और पिछड़ा माननीय अखिलेश जी में अपना भविष्य देख रहा है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो को अगर रणनीति 2027 में बनानी है और जीतनी है तो सबसे पहले आपको दलितों पे काम करना होगा। दलितों पर काम क्या करना भाई साहब? दलित के सबसे चहेते, हृदय से जानने वाले, पहचानने वाले, उनको मान सम्मान दिलाने वाले डॉक्टर अंबेडकर हैं। डॉक्टर अंबेडकर की क्या विचारधारा है, उसको तो सबसे पहले विचारधारा को अपनाया जाए पार्टी में। उनकी जो अपने पत्र पत्रिकाएं या सोशल मीडिया है, उनके लेख भाषण को बनाया जाए। दूसरी बात है कि दलित मुद्दे पे जो आप लालजी सुमन और करनी सेना में आप लोग जो अपने आपस में लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं उसमें कि हमें क्या करना चाहिए, हम देख लेंगे। कोई कह रहा है कि जीजा हैं, साले हैं और उनके भाई हैं, भतीजे हैं। ये ऐसी बात नहीं है। समाज के लोगों बीच में उनकी संख्या कितनी, हमारी संख्या क्या है, इसको मिल बैठ के बात करना चाहिए कि भाई ठीक है, करनी सेना के लोग, आपको लालजी सुमन की बातें किसी प्रकार का आरोप है तो उसको आप वैधानिक तरीके से जाकर उनके खिलाफ मुकदमे कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, या जो भी करना है वैधानिक रूप का अपनाइए। अब एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने वाली बात वो लोग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि आपसी सौहार्द होना चाहिए। हम लोग का बहुत खेती बाड़ी से एक दूसरे से रिश्ता रहा है। मेरा अपना बहुत सरल सा अध्ययन है कि एक कोई गांव होता है तो उस गांव में अधिकतम लोग मान लीजिए उच्च कुल के हैं, तो उससे ज़्यादा लोग जो है जिस समाज से आते हैं, लालजी सुमन जी या पिछड़े समाज से आते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। हमारी संख्या ज़्यादा है। अगर मार पिटाई, धरना प्रदर्शन की बात गांव तक पहुंच जाएगी तो देश में ये अच्छा अहिंसा का माहौल नहीं जाएगा। मुझे वो कहना। लेकिन दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछा है माननीय पत्रकार महोदय, बड़े ही गंभीर प्रश्न पूछे कि 2027 को कैसे देखते हैं, तो मेरी बात तो छूट जाएगी जो स्वर्गीय बलिहारी बाबू ने मुझे बताया था। और लर्निंग बाय डूइंग ये दुनिया का सबसे अच्छा सिद्धांत है, जिसमें वो कहते थे कि मुझसे कांसी राम साहब पूछते थे कि बलिहारी में नगर में कितना दलित वोट है, कितना ओबीसी वोट है, कितना मुसलमान वोट है, तो वो तुरंत लालगंज हो चाहे मे नगर हो, मैं आजमगढ़ का स्पेसिफिक नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं वही का रहने वाला हूँ, तो वे तुरंत बता देते थे कि साहब इस गांव में इतना वोट दलित का है, इतना वोट मुसलमान का है, इतना वोट फारवर्ड का है। इस तरह का डाटा उनके पास जुबानी याद रहता था कि पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ पे कौन सी सीट किसको आप लड़ाएंगे, जीत जाएंगे। आज की स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको जीतना है तो जितनी भी वो तकनीकी का उपयोग करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा हमको तकनीकी उपयोग करना चाहिए। पीडीए पंचायत की मीटिंग हो रही है, उसका आकलन आप मानवीय
इंटरप्शन से, इसका मतलब मानो लोग उसमें कोई इंटरप्ट नहीं कर पाए। अभी आपने जीबली या क्या बोलते हैं उससे फोटो बनाना सीख लिया है, तो उससे एआई से आप अपने सभी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग शुरू करें, ताकि उसमें कोई जो सही है और जो एकदम सही है वो बात आपको आए। समाजवादी पार्टी को ये चाहिए, साइकिल का पैडल सिद्धांत अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश में 100 नंबर का कॉल किया कि जो ही फोन करे पुलिस पहुंच जाएगी। मैं कहता हूं कि आपने प्रदेश को इतनी बड़ी सुविधा दी है, तो उस तकनीकी का प्रयोग अपने पार्टी में उनको ऐसा करना चाहिए कि कोई कार्यकर्ता, जैसे अभी ये शिकायतें आ रही है किसी एक जात विशेष के माननीय विधायक जी हैं, तो अपनी निधि जो अपने लोगों को दे रहे हैं। अब जो ओबीसी का जो इनको वोट दिया, मुसलमान को वोट दिया, वो बेचारे नाराज हो जाते हैं। तो इस पे भी देखना चाहिए कि भाई जो निधि जा रही है, आपको चक्रोड बनाना है, लाइट मिलना है, हैंडपंप बनना है, वो भी समाज के सभी लोग को जाए। तो अब मेरा ये कहना, जो प्रश्न है कि कैसे हम समाजवादी पार्टी, मैं कोई उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि कैसे समाज सत्ता आएगी, तो उस समय की बात ये कहते हैं कि सर्वप्रथम दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की जो हिस्सेदारी है उसके अनुसार से उनको सीटों का बंटवारा करना चाहिए। एक बात, ईमानदार, निर्भीक और सच्चे समाजवादी को लोगों को विचारधाराओं विचारधाराओं से ओतप्रोत उसको मानने वाले लोगों को, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अर्थात कहने वाला का मतलब है कि बलिया के आदमी को आप अगर मेरठ भेजते हैं, अब मेरठ के लोगों को अगर आप बलिया आजमगढ़ भेजते हैं, तो आप देखेंगे इसमें कार्यकर्ताओं में अध्ययन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, वो आपको सही से समीक्षा करके बता देंगे। तो दूसरे कहने का मतलब है कि आपको अभी से हर बूथ स्तर के लोगों को, अपने कार्यकर्ता को इतनी अहमियत दे दीजिए कि वो आपसे निर्भीक होकर वो बात कर दे कि भैया इस जगह हमारा पार्टी का संगठन कमजोर है, इस जगह हमारे पार्टी के इतने लोग हैं। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने आपसे बताया है, आप चूंकि एकदम स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कैसे देखते हैं, पन्ना प्रभारियों का जवाब है समाजवादी लाल डायरी। समाजवादी लाल डायरी का मतलब होता है पन्ना में एक पन्ना और दो पन्ना होता है। समाजवादी पार्टी की अगर लाल डायरी बन जाएगी, और लाल डायरी में छपा कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे जितने भी महापुरुषों हैं उनके बारे में पहले से ही उनके फोटो, उनके जन्मस्थान, उनकी विचारधारा, उनकी किताब, उनके कहे गए सबसे अच्छे अच्छे शब्द को एक पन्ना पर लगा दीजिए। सभी पार्टी के स्तर के नेताओं के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत काम करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत काम करते हैं। मैंने देखा है कि पार्लियामेंट में यहाँ 7 बजे तक बैठे हैं, उसके बाद पंडारा पार्क पे 2-3 घंटा लोगों से मिलते हैं, फिर उसके बाद जहाज लेते हैं, लखनऊ जाते हैं, अगले दिन शादी ब्याह, लोगों से मिलना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण एक किए हुए हैं। जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से पार्टी के सभी फ्रंट के लोग ईमानदारी पूर्वक अगर काम करें और सही सही रिपोर्टिंग, चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कर देते हैं, तो मैं समझता हूं कि 2027 का चुनाव निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से नहीं, बहुमत से ज्यादा की सीटें लाकर मुख्यमंत्री स्वतंत्र बनेंगे। उनका कार्य अनुभव अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों से मिलने का, जिससे एक बार वो मिलते हैं, मिलने वाला उनका मुर्द ही जाता है। वकील साहब, आखिरी सवाल है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हर मुद्दे पर बात करती है, लेकिन बेरोजगारी के मामले पर चुप रहते हैं। 59,000 शिक्षक भर्ती को, ओबीसी अभ्यर्थियों पर भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन सांप्रदायिक मामलों पर जमकर बयान देते हैं। क्या योगी सरकार यूपी के युवाओं के असल मुद्दे पर बात करना नहीं चाहती है? देखिए, मैं वकील हूं और उस केस में मैं पैरवी भी कर रहा हूं, जो ओबीसी के लोग इम्प्लीमेंट के रूप में। तो वो केस जो होता है, वो सेक्रेटरी जो होते हैं उनके होता है। तो 69,000 वाले केस में जो है, माननीय योगी आदित्य जी को बयान देना न देना, एक उनकी संवैधानिक बाध्यता यह है कि मैटर इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। देखिए, आप पत्रकार हैं, आपने बात कहा कि रोजगार पर नहीं, लेकिन दूसरे पक्ष को मैं
आई एम द ऑफिसर ऑफ द एपेक्स कोर्ट, मैं सर्वोच्च न्यायालय का ऑफिसर हूँ। तो मुझे चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी मेरे खिलाफ मेरे क्लाइंट को हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा। जब मैटर सब जुडिस बिफोर द कोर्ट होता है और किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी उसे टिप्पणी नहीं कर सकता। एक बात आप तो समझ लीजिए। एक बात, दूसरी बात है कि आप वो कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिक मुद्दे पर खुल के बोलते हैं, तो बोलने की आज़ादी तो सबको दी गई है। अब वो मामला कौन सा सांप्रदायिक है मुझे आप बताइए कि जिस पे उन्होंने खूब बोला है। वो मैटर मामले माननीय कोर्ट में पेंडिंग रहा, तब भी उस पर बोला हो। तो योगी आदित्यनाथ जी, सभी को अपना जनमत बढ़ाने की अधिकार है। संविधान देता है कि आप अपने पार्टी के प्रचार के लिए संवैधानिक बातों में रहते हैं, आप अपने भाषण दे सकते हैं, तो वो काम कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को रोजगार के मुद्दे पे बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। जो वैकेंसियां अधिकारियों के अल्प ज्ञान के कारण फंस जाती है और बाद में सरकार के लिए बहुत मुसीबत पैदा करती है, उस तकनीकी पक्ष को जो है, जब वो एडवर्टीजमेंट इशू हो या डिस्ट्रिक्ट आवंटन हो या उसका जिस प्रकार से सिलेक्शन की प्रक्रिया हो, यदि पूर्ण रूप से पहले ही फुल प्रूफ प्लान अगर बना ली जाती है, तो मैं समझता हूं कि लिटिगेशन का भाग हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। एक ही नहीं, बहुत से लिटिगेशन था। 1,72,000 शिक्षा मित्रों का जो भविष्य खराब हुआ, माननीय अखिलेश यादव ने उनको नौकरी दी, उसको माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनौती दी गई, उसको DY चंद्रचूड़ साहब ने निरस्त किया। और आप समझ सकते हैं कि DY चंद्रचूड़ साहब जब रिटायर हुए तो कहे कि मैं आज से बेरोजगार हो रहा हूं। तो शिक्षा मित्रों ने कहा कि मान्यवर, आप तो अकेले बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन आपकी कलम से इस देश के, इस न्यायपालिका के इतिहास में वो दिन था जो 1,72,000 परिवार के लोगों का एक झटके में ही बेरोजगार ही नहीं, उनको मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए, बेहोश होने के लिए, लड़ने के लिए, असमय इस अलौकिक दुनिया से जाने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, उनकी सरकार से निवेदन है कि नौकरी वाले प्रकरण पे उस संबंधित विभाग के लंबित मुकदमे, वैधानिक प्रक्रियाओं का पहले पूर्ण रूप से सही ढंग से एक क्रम बना के अगर किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि जो न्यायालय में लंबित मुकदमे की जो बाढ़ सी आ जाती है, उससे रोका जा सकता है और आरक्षण में बहुत अच्छे तरह से पालन किया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा OBC समुदाय का लड़का है, SC समुदाय का लड़का है, सवर्ण समुदाय का लड़का है, चाहे वो पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चौहान हो, बढ़ई हो, कुम्हार हो, सबको नौकरी मिले। ये क्यों मिले? ये भारत के संविधान के धारा 14 के अनुसार मिले। अगर भारतीय संविधान आपको मानने वाले लोग हैं, तो नौकरी में भी जिसका जितना हक बनता है, आरक्षण का जो हक बनता है, उसके अनुसार से आपको काम करना चाहिए। अगर आप काम करते हैं तो लोग क्यों विरोध करेंगे, क्यों धरना प्रदर्शन देंगे? एक बात है, अभी शिक्षा मित्रों का वेतनमान सिर्फ 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये अगर आप लेकर, मैं समझता हूँ ये कनॉट प्लेस 50 मीटर की दूरी पर हमें जहाँ आप इंटरव्यू दे रहे हो, 10,000 रुपये लेके जाओ और एक दुकान में एक टी-शर्ट किसी नामी कंपनी का ले लो, टी-शर्ट मात्र, तो आपका कम पड़ जाएगा पैसा। आप कल्पना कीजिए कि इतनी महंगाई में वह कैसे शिक्षा मित्र जो है आपके विद्यालय समय पे जा रहा है, अपने बेटी बेटा परिवार की दवाई पढ़ाई कैसे खर्च करता है। तो एक अनुरोध और है कि उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ा काम किया था, अखिलेश जी, मैं उनसे भी कहूँगा कि शिक्षा मित्रों के प्रकरण पे उनके विधायकों ने बहुत उठाया है मामला, लेकिन फिर दोबारा जब लोकसभा चले तो शिक्षा मित्रों को प्रकरण को जिस प्रकार से आप उठाएंगे, उमा देवी कर्नाटका की केस थी, उसका इस पे लाद दिया गया, इस पे जो है कि बैकडोर एंट्री हुई है। अगर आप शिक्षा मित्रों को बोलेंगे तो पूरे
देश के संविदा के लोग आपके साथ खड़े होंगे, और जब देश के लोग खड़े होंगे तो उत्तर प्रदेश को जीतने में बड़ी आसानी होगी।